हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हुआ है ब्लडी असैसिन का पार्ट 9। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम लोग एम्परर के मुंह से सुनते हैं कि नई येगर्स पुलिस की वजह से उनको सिटी के आउटस्कर्ट्स में गुंडों का हमला अब कम हो चुका है और साथ ही नाइट्रेट से केसेस भी अब लगभग कम ही हो चुके हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर एस्डेथ को कहता है कि उसने सुना है कि कुछ डेंजर बीस्ट लोगों पर हमला कर रहे हैं। एस्डेथ कहती है कि ऐसे तो डेंजर बीस्ट लोगों के इतने नज़दीक नहीं आते हैं, पर ये वाले डेंजर बीस्ट तो लोगों को जिंदा चबा रहे हैं। और तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो उन डेंजर बीस्ट का सफाया करे और साथ ही वो कुछ डेंजर बीस्ट उसके लिए पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि वो उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। और हम देखते हैं कि येगर्स की टीम कुछ लोगों को उन डेंजर बीस्ट से बचाती है और साथ ही एस्डेथ उनमें से कुछ डेंजर बीस्ट को फ्रीज करके उन्हें कैपिटल ले जाती है। वैसे तो मुसाफिर लोगों को बॉल्स ने बचाया होता है, पर वो लोग उसी से डर रहे होते हैं। वेव बॉल्स को कहता है कि तुमने उन लोगों की जान बचाई, पर वो लोग तुम्हें ही गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। आखिरकार वो लोग तुम्हारे लुक्स पर कैसे जज कर सकते हैं। पर तभी कुरो में वेव को याद दिलाती है कि उसने भी पहली बार बॉल्स को उसके लुक्स पर ही जज किया था। बॉल्स कहता है कि वो एक एग्जीक्यूशनर था और साथ ही उसने कई इनोसेंट लोगों को मौत की घात उतारा है और इसीलिए उसे एक तरह से उसके किए का फल मिल रहा है। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को उसके काम के बारे में पता है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी ओर हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं और वहाँ पर तात्सुमी सुसुनो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद कि वो लोग अपने नए बेस पर जा पहुँचते हैं, जो कि लगभग उनके पुराने बेस जैसा ही लग रहा होता है। और वहाँ पर उनकी बॉस उन्हें उन डेंजर बीस्ट के बारे में बताती है। वो उन्हें कहती है कि क्या हमें उन्हें मारना चाहिए, क्योंकि ये काम वैसे तो येगर्स और कैपिटल आर्मी का है, पर वो लोग कहते हैं कि उन्हें इस काम को जरूर करना चाहिए, वरना बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। और वो फैसला करते हैं कि वो लोग रात को अटैक करेंगे ताकि उनका सामना येगर्स के साथ ना हो। और दूसरी ओर एस्डेथ को पता चलता है कि वो डेंजर बीस्ट एक्चुअल में इंसान थे एक टाइम पर और किसी ने उन्हें ऐसा बना दिया है। और वो लोग शक करते हैं कि या तो ये किसी अनजान आदमी ने किया है उसके इंपेरियल आर्म का यूज करके, या फिर ये डॉक्टर स्टाइलिश के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि पॉसिबल है कि डॉक्टर स्टाइलिश के मरने या फिर गायब होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ हो। जिसके बाद की दूसरी ओर नाइट्रेट्स अपने मिशन पर निकल पड़ता है और रास्ते में जाते वक्त तात्सुमी लबाक को पूछता है कि मैंने नोटिस किया है कि बॉस को हर कोई बॉस बुलाता है, पर तुम उसे नाजेंटा कह के बुलाते हो, ऐसा क्यों? तब लबाक तात्सुमी को अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो उसे कहता है कि वो एक्चुअल में कैपिटल में एक रिच पर्सन का बेटा था और उसके और 3 भाई थे और उसे वो हर चीज मिल जाती थी जो उसे चाहिए थी, और उसके साथ ही वो हर काम में अच्छा था, पढ़ाई से लेकर सब कुछ। पर तभी नाजेंटा की ड्यूटी उनकी कैपिटल में लग जाती है और उसे देखकर लबाक को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो उसके आसपास रहने के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। और वो अपनी काफी मेहनत करके अपनी रैंक्स को बढ़ाता है आर्मी में, ताकि वो नाजेंटा के और नजदीक आ सके और उसके साथ साथ रह सके। और जब नाजेंटा ने आर्मी को छोड़ा तो लबाक ने खुद को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और अपनी आर्मी को छोड़कर वो भी उसके साथ चला आया और वो उससे बहुत प्यार करता है। और उससे लगता है कि शायद नाजेंटा ऐसा फील नहीं करती है उसके लिए। लबाक की लव स्टोरी तात्सुमी के दिल को छू जाती है और वो उसे कहता है वो भाव देगी भी कैसे, पहले तुम अपने छिछोरेपन और ठरकीपन से बाज तो आ जाओ। Checking out hot chicks and being in love are two totally different things. What the hell's wrong with you? See, that's why she doesn't love you back. You don't know. जिसके बाद ये तात्सुमी माउंटेन्स के ऊपर चला जाता है ताकि वो वहां पर से बीस्ट को ढूंढ सके और लबाक नीचे नजर रखता है। उसी टाइम रात को एस्डेथ भी पेट्रोलिंग पर निकली होती है और उसे कोई माउंटेन पर दिखता है और वो उसे डेंजर भी समझकर उसे मारने के लिए नीचे उतर जाती है, पर वो देखती है कि ये तो तात्सुमी है। और तभी वहां पर एक और तरह का डेंजर बीस्ट आ जाता है। तभी तात्सुमी सोचता है कि यही सही मौका है एस्डेथ से बचकर भागने का, पर एस्डेथ उस बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर देती है और तात्सुमी के वहां से भागने का प्लान खराब हो जाता है। और तभी एस्डेथ तात्सुमी को गले लगा लेती है और वो उसे कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर कि वो बहाने बनाते हुए कहता है वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को परखने के लिए आया है। वो उसे पूछती है कि क्या उसने रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जिस पर कि तात्सुमी कहता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं किया, पर वो जल्दी करेगा। कि तभी एस्डेथ को वहां पर किसी और के होने का पता चलता है और वो उस आदमी को खुद को शो करने के लिए कहती है और वो आदमी खुद को शो करता है और उसके बातों से लग रहा होता है कि उन लोगों को मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। जिसके बाद कि एस्डेथ उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। तभी वो अननोन आदमी किसी तरह का एक इंपेरियल आर्म का यूज करता है और वो
उन्हें एक आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर कि तात्सुमी और एस्टेथ इस बात को टेस्ट करते हैं कि कहीं वो लोग इल्यूजन में तो नहीं है। पर वो लोग सच में टेलीपोर्ट हुए होते हैं, जिसके बाद कि एस्टेथ सोचती है कि ये उनके लिए एक तरह से डेट जैसा है। ये तभी वहां पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, जो कि देखने में लगभग डॉक्टर स्टाइलिश जैसा ही लग रहा होता है। तभी वहां पर उस बड़े से बीस्ट और एस्टेथ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो उस पर लगातार हमला करती है और तात्सुमी अपने फाइनल मूव से उस बड़े बीस्ट को खत्म कर देता है और इससे एस्टेथ उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि तभी वहां पर एक और उस जैसा मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर एस्टेथ एक बड़ा सा आइस का पीस गिरा देती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तात्सुमी एस्टेथ के पावर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि अकामे ने ये तो कहा था कि वो एस्टेथ का सामना करेगी, पर आखिरकार वो कैसे इतने पावरफुल बीइंग का सामना कर पाएगी। जिसके बाद कि वो लोग उस आइलैंड का जायजा लेते हैं और एस्टेथ तो उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय करती है और बाद में एस्टेथ कहती है कि क्यों ना थोड़ा और टाइम स्पेंड किया जाए यहाँ पर। तात्सुमी कहता है कि आखिरकार तुम इतने कूल कैसे रह सकती हो, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं। जिस पर कि एस्टेथ कहती है उसे पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं और उसे लगता है कि यहाँ से निकलने का एक तरीका है और वो है वो टेलीपोर्टेशन गेट, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उस गेट की हेल्प से वापस उसी जगह पर वापस जा सकते हैं जब वो टेलीपोर्टेशन गेट वापस खुले। और उस दौरान वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एस्टेथ तात्सुमी को पूछती है कि उसने स्वॉर्ड चलाना कहाँ से सीखा। वो उसे कहता है कि उसके गांव में एक वेटरन था और वो काफ़ी अच्छा था स्वॉर्ड चलाने में और उसने उसी के अंदर ट्रेनिंग ली थी और उसने स्वॉर्ड चलाने के साथ साथ और भी कई सारे स्किल्स को सीखा ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। और जिसके बाद की यानी कि तात्सुमी एस्टेथ को उसके पास्ट के बारे में पूछता है। एस्टेथ उसे बताती है कि वो नॉर्थर्न बॉर्डर के एक ट्राइब से बिलोंग करती है और वो ट्राइब एक हंटिंग ट्राइब है और वो उसे बताती है कि उसके डैड वहाँ के ट्राइब के चीफ थे और वो हमेशा कहते थे कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना वीक्स का स्ट्रांग्स के हाथों मरना तय है। जैसे कि उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो एस्टेथ को कहते हैं कि उसकी मॉम की डेथ इसीलिए हुई क्योंकि वो वीक थी और उसके डैड को भी ये समझ में आ जाता है कि एस्टेथ काफ़ी अलग है, क्योंकि चाहे उसे कोई भी काम दिया जाए और चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो या दिल दहलाने वाला क्यों ना हो, पर वो कभी भी उसे पूरा करने से चूकती नहीं है। और जब वो एक दिन हंट करके वापस लौटती है तो वो देखती है कि उनका पूरा का पूरा ट्राइब तबाह हो चुका है और उसके डैड मरने के कगार पर होता है और ऐसा एक दूसरे ट्राइब ने किया होता है। वो उनसे नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। पर उसके डैड एस्टेथ को कहते हैं कि उसका ऐसा हाल इसीलिए हुआ क्योंकि वो वीक था और यही से एस्टेथ को अपना वो प्रिंसिपल समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं और वीक मारे जाते हैं। और तात्सुमी उससे पूछता है कि क्या वो उसे उसका इम्पेरियल आर्म दिखा सकती है और वो तात्सुमी को कहती है कि हाँ ज़रूर। उसे बताती है कि बहुत सालों पहले जब वो अपने लिए एक इम्पेरियल आर्म सिलेक्ट कर रही थी तब इम्पेरियल आर्म को ढूंढते हुए उसे एक इम्पेरियल आर्म के बारे में पता चला जो कि एक ब्लड टाइप आर्म था और वो प्राइम मिनिस्टर उसे कहता है कि ये ब्लड को इवन टेस्ट करते ही लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देते हैं। पर एस्टेथ कहती है कि उसे लगता है कि ये इम्पेरियल आर्म उसी के लिए बना है। जिसके बाद कि वो उस पूरे ब्लड को पी लेती है और वो ब्लड एक आइस मॉन्स्टर का था जिसके पास के आइस को कंट्रोल करने की पावर थी। और उसे पीने के बाद एस्टेथ का माइंड भी अपने आपा खोने लगता है, पर फिर भी वो उसे पावर को कंट्रोल कर लेती है और फाइनली उस इम्पेरियल आर्म को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो इम्पेरियल आर्म उससे छीना नहीं जा सकता क्योंकि वो उसकी रगों में बह रहा है। तात्सुमी पूछता है कि क्या वो उस मॉन्स्टर ने उसे काम कराया, यानी कि लोगों को टॉर्चर करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहती है कि नहीं, ये तो करने में मज़ा आता है। तात्सुमी सोचता है कि वो ऐसे किसी इंसान को उसके साथ काम करने के लिए मना नहीं सकता। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसने उन दोनों के यहाँ पर इस आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया था और तब हमें उसके बातों से मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअल में मिनिस्टर का बेटा है। वो इम्पेरियल आर्म को एक्टिवेट करके उस पोर्टल को वापस से खोल देता है और दूसरी ओर दोनों सोचते हैं कि वो किसी डेंजर बीस्ट पर सवार होकर कैपिटल तक वापस पहुंच जाएंगे और एस्टेथ एक बीच को पकड़ने के लिए जाती है कि तभी वो पोर्टल खुल जाता है और वो एस्टेथ को कहता है कि वो गेट वापस से खुल गया है और वो अंदर जा रहा है। और जब एस्टेथ उस पोर्टल की हेल्प से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि तात्सुमी वहाँ से जा चुका होता है और वो कहते हैं कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे तात्सुमी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।